Hello friends, my name is Shekhar and I am faculty of sociology at UPSC Wala, and we are coming up with our upcoming batch for sociology optional, and I expect all of you guys to connect with us, and that's why today I have come up with a lecture where I'm briefly going to give you an orientation and overview of sociology optional and how sociology is relevant, what is the nature of sociology optional and what is its relevance, what are the advantages of sociology optional or how sociology optional could be approached, why you should take it, and I'll try to answer these questions. हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शन से क्या फ़ायदा है, साथ में हम ये भी समझेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के अपने कुछ चैलेंजेस होंगे तो कैसे चैलेंजेस हैं, कैसे बच्चों को, ताकि बच्चों को ज़्यादा क्लियर हो जाए समझने में कि वेदर सोशियोलॉजी ऑप्शनल उनको सूट करेगा कि नहीं करेगा. हाउएवर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट हाउ टू चूज ऑप्शनल. बेसिक, देयर आर फ्यू बेसिक techniques or ways to do it. I personally believe that the first factor which should play prime role for any individual or any student in deciding their optional is their interest or inclination towards the subject matter. ठीक है, you understand the weightage of optional is extremely high. जीएस में तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो और वो आपको 1000 मार्क्स का वेटेज बनता है, इतने सारे सब्जेक्ट मिलके 4 पेपर बनते हैं. बट ऑप्शनल एक ऐसा पेपर है जहां यूपीएससी बोलता है बेटा आप अपने चॉइस का सब्जेक्ट चूज करो, लेकिन एक बार आप चूज कर लियो तो फिर हम भी डेप्थ में जाके अच्छे से टटोलेंगे आपके नॉलेज को उस सब्जेक्ट में, है ना, राइट. दैट इज वाई वेटेज इज ऑल्सो हाई. 500 मार्क्स एक सब्जेक्ट जिसका वेटेज बहुत हाई है, 500 मार्क्स. अब आप ये सोचो किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो, और आपको अगर दिन में 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना पड़े तो आपके लिए वो मोनोटोनस हो सकता है. ठीक है, आपके लिए वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, एलिनेटिंग हो सकता है, डीरेलिंग हो सकता है. तो द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट एनी इंडिविजुअल शुड फोकस ऑन व्हाइल चूजिंग देयर ऑप्शनल शुड बी इंटरेस्ट, देयर इंक्लिनेशन. देन देयर कुड बी अदर फैक्टर्स लाइक अगर आप कंफर्टेबल हो विद द कंटेंट, मे बी बिकॉज ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड और मे बी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, देन इट्स फाइन. You can go with that, and then availability of material, other factors like how well the guidance is available for that optional, or बाकी बहुत सारे बच्चे आते हैं सर ट्रेंड ये है ट्रेंड वो है. I would personally tell you that don't worry about that. All the optionals are good. It is not the optional which makes a student successful, it is the student who makes an optional successful. ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कंटेंट मैटर ऑफ दैट सब्जेक्ट से, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर आपने उसकी स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में अच्छी तैयारी की है, ठीक है, अगर आप उसमें अच्छे आंसर्स लिख पाते हो तो ट्रस्ट मी ऑप्शनल कैसा भी हो यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड. ठीक है, हैविंग ब्रीफली डिस्कस्ड द क्राइटेरिया फॉर choice of optional, how to choose optional, now let me just move to the agenda of the day, which is why to choose sociology as an optional. Why to choose sociology as an optional? आप sociology को क्यों choose करें? I would try to answer this question. Now, one of the first reasons why you should try to choose sociology is because sociology का जो subject matter है बेटा ये बहुत ही interesting है. Now, recently you would have seen from past few years, if you would have analyzed, there are many successful students of civil services examinations who cleared this examination through sociology optional. बहुत सारे students sociology optional लेके sociology optional के through इस एग्जाम को क्लियर किया है. आपने ये भी फिगर आउट किया होगा इसमें 95% of the students are either from non-sociological background or they are from science background or technical background. बहुत सारे इंजीनियर्स सोशियोलॉजी लेते हैं. क्यों? सबसे पहला तो नेचर सब्जेक्ट का कैसा है. सोशियोलॉजी एक साइंस ऑफ सोसाइटी है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका अप्रोच साइंस वाला है. ये एक नोमोथेटिक
क्या है ये? एक नोमोथेटिक डिसिप्लिन है। बिकॉज ये नोमोथेटिक डिसिप्लिन है तो ये जनरलाइजेशंस किसी भी फेनोमेना का ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही ये जनरलाइजेशंस पे आता है। ठीक है, सो बेसिकली सोशियोलॉजी बिकम्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया एंड कॉन्सेप्ट्स को आप लिंक कर ले रहे हो सब्जेक्ट मैटर से, तो इट बिकम्स इजी एंड केक वॉक। सो एक तो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा है दैट सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, एंड देन द सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कंफर्टिंग, और द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली rejuvenating, I shall say that. How and why? First, you have to understand that sociology as a subject, the content is something which is generic and relatable. क्यों यार? हम लोग पैदा होते हैं और पैदा होते ही सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। आप जब पैदा होते हैं यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। फैमिली क्या है? सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है। फिर फैमिली आपको तरीका सिखाता है, सोसाइटी के रूल्स, तौर तरीके, आपको जीना कैसे है। आप आदाब बोलोगे या नमस्ते बोलोगे, ये या पैरी पोना बोलोगे, ये डिपेंड करेगा कि आप किस कल्चर से आ रहे हो। और वो आपके फैमिली मेंबर्स आपको ट्रेन करते हैं, आपको इम्पार्ट करते हैं कि अब सोसाइटी के रूल्स ऐसे हैं, आपको ऐसे जीना है इनिशियली। बाद में एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सोशलाइजेशन। तो हम जब सोशलाइज होते हैं तो सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो हम बचपन से सोशलाइज होते हुए आए हैं और हम बचपन से सोसाइटी के एलिमेंट रहे हैं, सोसाइटी के एंटिटी रहे हैं। ह्यूमन इंटरेक्शंस कोई तो स्टडी करता है सोशियोलॉजी, है ना। तो दैट इज वाई यू आर अवेयर द कंटेंट नेचर ऑफ द कंटेंट is very generic and it is relatable for every human being. Politics and society syllabus का पार्ट है। Politics क्या होता है आप सुने हैं, बस सोशियोलॉजी में इसका एकेडमिक ओरिएंटेशन से हम उसको स्टडी करेंगे, उस पर थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, ये सब समझेंगे। कास्ट, क्लास, किनशिप, फैमिली, मैरिज, ट्राइब, विलेज, all of that is part of our syllabus. Religion in society, regionalism, communalism, secularism, बहुत सारी थियरीज रिलीजन पे, रिलीजन कैसे चलता है, रिलीजन का ओरिजिन कैसे हुआ था, सेक्ट्स क्या होते हैं, कल्ट क्या होता है, सोसाइटी में क्लासेस होते हैं, क्लासेस क्या है, व्हाट आर क्लासेस, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी क्या है, डेप्रिवेशन क्या है, पेट्रियार्की, जेंडर रिलेशंस, सब कुछ आप पहले से सुने हो। You would be aware of it, so you would be able to relate with the content. Content is very generic and easily understandable and comprehensible. So because of its interesting nature of the subject matter, ठीक है, because it is relatable, easily comprehensible, and the subject content is generic, one can take sociology optional. Sociology आपको बहुत एलियन ऑप्शनल की तरफ फील नहीं होता है, पहले दिन से आप कनेक्ट कर पाते हो। यस, देयर आर कॉन्सेप्ट्स, देयर आर थियरीज एंड प्रिंसिपल्स, बट वही पेपर 1 जो है सिलेबस का, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर 2 इज इंडियन सोसाइटी, जिसके स्ट्रक्चर और सोशल चेंज को हम पढ़ते हैं। तो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द सिलेबस, ठीक है, अगर आप पेपर 1 में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी समझ जाते हो, देन पेपर बिकम्स केक वॉक। सेकेंड, connectivity with the syllabus. Because of the nature of the syllabus, you are able to connect better with the syllabus. आप ऑब्जर्व कर पाते हो सोसाइटी में चीजों को, तो जल्दी समझ में आ जाता है चीजें। एंड ऑल्सो सोशियोलॉजी हैज अ क्लोज्ड बॉटल्ड सिलेबस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी, इट स्टार्टेड समवेयर, आई गेस, sociology as a discipline started somewhere in mid 19th century. But sociology term कोई coin किया था 1839 में ऑगस्ट कॉम्टे, और उसको पढ़ाना तो हमने 19th and 20 20th century में शुरू किया, लेट 19th century और अर्ली 20th century में पढ़ाना हमने शुरू किया। So as a discipline it has a very recent past, recent history, बहुत ही young social science है। You don't have to start from BCs and all, ठीक है। तो एक क्लोज्ड बॉटल्ड सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, स्टैटिक एलिमेंट इज हाई, ठीक है।
अराउंड, ट्रस्ट मी, 70 to 80% ऑफ द जो पेपर होता है ना, इट इज कैप्चरेबल. 70 to 80% ऑफ द पेपर इज कैप्चरेबल. ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम्स आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, उसी के डायमेंशन से क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं. सो because of the closed bottle nature of the syllabus and nature of the topic, one is able to develop better connectivity with the syllabus. So इस कारण से भी sociology becomes an interesting or attractive optional to take. Then availability of materials. Sociology में काफी बुक्स एंड मटेरियल्स आपको अवेलेबल हैं, तो स्टडी करना बहुत आसान होता है, गाइडेंस भी बेटर अवेलेबल है, तो इट बिकम्स इजी फॉर इंडिविजुअल, क्योंकि उसको अपना पर्सनल एफर्ट बहुत ज्यादा रिसर्च इन कंडक्टिंग रिसर्च फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंटेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दैट इसमें बहुत सारे बुक्स भी आपको थिंकर्स के हैं, तो यू नो you've got enough content to develop your own content. वैसे for my students that is my responsibility. I'll ensure that in class lot of content, a very holistic content is developed so that आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े. Next, it has got huge overlap with the syllabus of general studies. Now, sociology is not just a discipline which has got intersection with general studies, which contributes to general studies, but sociology is also a discipline which gets contributed by general studies. I'm assuming that you would have gone through syllabus. If you look at the syllabus of sociology, you would see it is in intersection with various portions of syllabus of general studies as well. For example, sociology paper 2 जो कि इंडियन सोसाइटी है, उसका सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट ए में एक तो हम पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने का, उसके अलावा देयर इज टॉपिक ऑफ इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी. उसके अंदर हम लोग सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ते हैं, उसमें थिंकर्स का पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, बट इट इज इन इंटरसेक्शन विथ योर मॉडर्न हिस्ट्री. थिंकर्स वाला पार्ट नहीं, बट उसकी जो स्टोरी लाइन है वो तो आपको पता है. देन सोशल रिफॉर्म्स और social movements, protest movements that occurred during colonial rule, ये सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस से इंटरसेक्शन में है. इट इज इन इंटरसेक्शन विथ मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, तो देखिए आपको डायरेक्टली हेल्प मिल जाता है. फिर पार्ट सी में सोशल मूवमेंट करके एक चैप्टर है, उसमें कास्ट मूवमेंट्स, तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स, या अंबेडकर दलित मूवमेंट, तो उसमें भी हमको जीएस के हिस्ट्री से बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है, कंटेंट मिलता है. तो ये तो मैं आपको बस एक पार्ट बता रहा हूं, जीएस 1 में आता है हिस्ट्री, उससे इंटरसेक्शन है. देन द होल portion of Indian society which is in GS1 is also in intersection with sociology का syllabus. Then sociology के paper 2 में part C में हमारा 6th यूनिट है population dynamics, जिसके अंदर TFR, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, mortality, fertility rate, ठीक है, population policy, composition of population, age structure, ये सारी चीजें हमें सोशल इश्यूज में भी पढ़ना है, उसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ना है. अंडरस्टैंड दैट. सो इट इज इन इंटरसेक्शन विद दैट एज वेल. मूविंग टू GS2, सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है, जिसमें वल्नरेबल सेक्शन, विमेन, चाइल्ड, ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन, LGBTQ इशू, ये सारे वल्नरेबल पॉपुलेशन भी आपके सोशियोलॉजी के पेपर 2 के पार्ट सी के सिलेबस से मैचिंग है. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक खुद में टॉपिक है, वी नीड टू स्टडी दैट. तो आप देख रहे हो कैसे वो GS2 से भी आपका इंटरसेक्शन में है. नाउ मूविंग टू GS3, व्हेन यू लर्न इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, नाउ इट हैज गॉट, सोशियोलॉजी हैज गॉट इंटरसेक्शन विथ सम ऑफ दोज पोर्शंस एज वेल. ठीक है, यहां पे हमारा पेपर 2 में जो पार्ट सी है, उसका फर्स्ट टॉपिक जो है विजन्स ऑफ सोशल चेंज, इसमें हम प्लानिंग, आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड इन 11th क्लास NCERT एज वेल. उसका ऑब्वियसली उसके जो सोशियोलॉजिकल डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव है वो अलग है, वो हम सोशल थिंकर्स के वर्क, उनके पर्सपेक्टिव, उनके व्यूज, वो हम क्लास में पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि एक तो कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर का ऑलरेडी आपको आइडिया रहेगा, बिकॉज आपको आइडिया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, प्लानिंग क्या है, जीएस में आप सीखते हो उसको.
प्लस व्हाट ऑल्सो बेनिफिट्स यू बेटा इज दैट आपका सोशियोलॉजी से जीएस को हेल्प नहीं मिल रहा है, जीएस के नॉलेज से सोशियोलॉजी में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, बिकॉज आपको कम एफर्ट लगेगा उन टॉपिक्स को समझने में। ऑलरेडी कंटेंट मैटर की अंडरस्टैंडिंग है, ऑल यू नीड टू डू इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझ लो, कुछ सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के स्टडी और व्यूज को समझ लो विद दैट फेनोमेना। तो और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन पे स्टडी, दैट इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। सो इंडियन इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी का पार्ट सी का सिलेबस। सो इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर वाले पार्ट से भी इट हैज गॉट रिलेशन। नाउ वी ऑल्सो हैव अ टॉपिक, ब्रीफ टॉपिक, स्मॉल टॉपिक कॉल्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अगेन इन इंटरसेक्शन विद GS3। तो वो भी आपको थोड़ा हेल्प कर देता है, ऑल्दो वेरी ब्रीफली, बहुत छोटा सा पोर्शन है हमें, बट इट गिव्स यू certain bit of understanding. And then in GS4 it helps you in when having a holistic and multi-dimensional idea of knowledge about society allows you to write case studies in a better and holistic manner. Clear? Done. So this results into overlapping with syllabus of GS, overlapping with syllabus of GS. Now next comes contribution to the essay paper. Sociology में आज, although essay paper में हम आजकल देखते हैं, recently we have seen a tendency that philosophical essays are being asked. But if I have to be more precise and factual, then the reality is that हिस्टोरिकली जैसे एसेज आए हैं उसमें सोशियोलॉजी से आपको बहुत कंटेंट मिलता है। अभी फिलोसॉफिकल एसेज में भी आपको सोशियोलॉजी से बहुत कंटेंट मिल जाएगा, ऑल्दो यू शुड नॉट साउंड सोशियोलॉजिकल, येट यू कैन यूज दैट कंटेंट। वो जब आपका कंटेंट डेवलप हो जाएगा तो आपको आइडिया लगेगा। प्लस जेंडर रिलेटेड इशू पे एसेज बहुत आते हैं, चाइल्ड इशू पे एसेज बहुत आते हैं। देन कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब पे भी इश्यूज आ जाते हैं। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म पे इशू आ सकते हैं, सोशल हार्मनी पे इशू आ सकता है, LGBTQ कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स, जेंडर इक्वालिटी, इन सब पे इशू आ सकता है, विमेन एम्पावरमेंट पे थीम आ सकता है, या और पास्ट में बहुत सारे आ भी रखे ऐसे पेपर के लिए। तो ट्रस्ट मी, यू वुड सी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स का GS1 में और ऐसे पेपर में जनरली अच्छे मार्क्स होते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज दैट इट प्रोवाइड्स, गिव्स लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ऐसे पेपर एज वेल। देन सी, जनरली आई डोंट बिलीव इन ट्रेंड, आई डोंट वांट टू प्रमोट दैट एज वेल, बट एक पॉइंट जरूर है कि अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में परफॉर्मेंस इसके काफी अच्छे रहे। एवरी ईयर यू कैन सी दैट टॉप 5 में, टॉप 10 में सोशियोलॉजी के 2-3 बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे तो होते ही हैं। लास्ट ईयर वी हैड अ सेकंड रैंकर कमिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, दिस ईयर वी हैड अ थर्ड रैंकर कमिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, 6th रैंकर कमिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, 13th रैंकर या 11th रैंकर कुछ ऐसी था फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, 14th रैंकर फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट सेलेक्टेड बाय थ्रू सोशियोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ट्रेंड है, आप ये लोग डोंट बिलीव इन दैट, रीजन कुछ और है। देखो जेनरिक है ना सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेबल है, स्टूडेंट आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड बेटर, सिलेबस थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है, तो और GS से भी बहुत ओवरलैपिंग है। तो क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या होता है, आपको मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव मिलता है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल डायमेंशन मिलते हैं। तो काइंड ऑफ आंसर राइटिंग और आपका होलिस्टिक अप्रोच और नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर बिकम्स मोर एनरिच्ड, ठीक है। तो आप देखोगे सोशियोलॉजी के बच्चों का कई दफा होता है GS में भी नंबर अच्छा होता है। सो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेबस एंड यस इट्स जेनरिक नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, we have seen there is a trend that people from sociology optional has performed well, but ये नहीं ये ट्रेंड है तो इसलिए लो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं चैलेंजेस में भी आऊंगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे किनको नहीं लेना चाहिए सोशियोलॉजी ऑप्शन, वो भी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। एंड देन गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ टाइम,
क्योंकि क्या है कि आपका पेपर 1 से ओवरलैपिंग है, GS 1 2 3 से ओवरलैपिंग है, देन एसए में कंट्रीब्यूट करता है, ऑल्सो क्लोज बॉटल सिलेबस क्रिस्प। ट्रस्ट मी, पहली बार में आपको 5-6 महीने अच्छे से लगा के उसको समझने, जब आप प्रिपेयर करते हो तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए, समझने के लिए आपको देना चाहिए। देन स्टार्ट रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स। सेकेंड थर्ड रिविजन्स तक ना ऐसा हो जाएगा कि विद इन 1 मंथ आप दोनों पेपर रिवाइज कर लिया करोगे। एंड वो होते एक बार आप क्रिस्प अपने रिवाइजेबल नोट्स बना लोगे ना एकदम क्रिस्प, देन द बेस्ट पार्ट इज कि जो वो 5-6 दिन का जो गैप मिलता है ना ऑप्शनल और जीएस पेपर के बीच में, आप उस टाइम पे भी पूरे ऑप्शनल को रिवाइज कर पाते हो। तो आपका क्या है कि टाइम बहुत बचता है एंड यू आर एबल टू गिव दैट टाइम इन GS that way. So it provides you good return on investment in terms of time. So these are some of the advantages of sociology optional. However, there are challenges in every optional. Life में challenge is reality and challenge को आपको confront करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, and when you overcome it, फिर उसकी खुशी अलग होती है। लेकिन फिर भी मैं इसमें क्लियर करूंगा कैसे बच्चों को कंसर्न हो सकता है, उनको थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, कैसे बच्चों को नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्ट चैलेंज, समवन हु डजंट हैव सेंसिटिविटी और अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी में क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं या रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बोला मैरिज या इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज समझा रहा हूं, आपको विजुलाइज करवा रहा हूं, आप रिलेट ही नहीं कर पाते हो। या देखो फैकल्टी तो 4-5 महीने में पढ़ा के चला जाएगा, फिर क्या होता है कि नए ट्रेंड्स आए, कुछ इमर्ज हो गया ऐसे कि मान लो कोई आर्टिकल आया कि वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज में ऐसा कुछ हुआ, आप अवेयर नहीं हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या है कि वैसे ऑप्शनल में आपको वो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और फिर आपको खुद से आंसर लिखने का भी मन नहीं करेगा, तो कोर्स खत्म होने का रिवाइज करने का भी मन नहीं करेगा। सो इट इज नॉट फॉर समवन हु लैक्स sensitivity towards society or who is not interested in being aware towards society, जो सोसाइटी को बचपन से बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए नहीं आया है, ठीक है, तो फिर उनके लिए बहुत सारे डिसिप्लिन है, आप कोई और ऑप्शन ले सकते हो। दूसरा देखो, सोशल साइंस है, नेचर सब्जेक्टिव है सोशियोलॉजी का, एंड एग्जामिनेशन का भी नेचर सब्जेक्टिव है। एंड in this examination between you and the examiner, the evaluator, the medium of communication is going to be your answer sheet, ठीक है। so इसमें skill of answer writing becomes extremely important, ठीक है। in a subject like mathematics you can solve numericals and you will get marks, ठीक है, but that is not the case with sociology में आपका skills answer writing का कितना अच्छा है, जो कि मैं क्लास में आपको सिखाऊंगा, don't worry, ठीक है। एंड हाउ वेल यू आर एबल टू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ वेल यू कैन स्ट्रक्चर इट, ठीक है। आर यू डूइंग जेनेरिक आंसरिंग, क्योंकि जेनेरिक आंसरिंग होगी तो जीएस जैसा आंसर हो जाएगा, और आर यू इंक्लूडिंग सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस इन योर आंसर, सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको बोलते हैं थिंकर्स के व्यू, क्या आप थिंकर्स के व्यू को इंक्लूड कर रहे हो, दैट एस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। हाउ एक्सप्रेसिव यू आर व्हाइल राइटिंग आंसर, क्या आप बहुत ही बुकिश और मैकेनिकल आंसर लिख रहे हो या अपने लैंग्वेज में बिल्कुल एक्सप्रेस करके लिख रहे हो, ठीक है। सो इस पे एक फोकस होता है विच विल लर्न, सो डोंट वरी। देन नेक्स्ट, how well you focus on sociological perspective so that you don't mix it with your own। बहुत सारे लोगों को लगता है सोशियोलॉजी का मतलब हमको जो लगता है समाज के बारे में, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, नहीं, सोशियोलॉजी इज नॉट स्पेकुलेशन, सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो मैं कौन हूं, मेरी कोई औकात है, आप कौन हो, आपकी कोई औकात है, हम लोग सोशियोलॉजिस्ट नहीं है ना, हम लोग सोशल रिसर्च नहीं किए हैं, किसी भी चीज के बारे में कुछ कमेंट करने के लिए उसको एक बैकिंग देना है ना। और ये सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, इन्होंने अपने रिसर्च मेथड्स लगा के यूज करके रिसर्च किया है, सोशियोलॉजिकल स्टडी की है, और उसके बेसिस पे अपना ऑब्जर्वेशंस को कोरोबोरेट करके, फैक्ट्स को कोरोबोरेट करके फाइनली एक थियोरेटिकल जनरलाइजेशन करते हैं। तो फिर उनका जनरलाइजेशन हम अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू राइट दैट देन एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि हाँ, क्योंकि इस थिंकर को कोट करा तो इसका तो वो स्टडी है, पॉपुलर है, तो यस ही इज प्रेजेंटिंग अ साइंटिफिक पॉइंट। तो कई दफा क्या होता है, बच्चे ना सोशियोलॉजी मतलब, यस देयर आर फ्यू क्वेश्चन जिसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव लिखने का
मौका मिलता है. I'll teach you all of that according to the syllabus and topic, especially when we come to paper 2. But in general आपको sociological perspective पे focus करना है. So that becomes a challenge. बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं how to do that. But that does not mean कि आपको बिल्कुल mechanical बनना है answer writing में. So these aspects one has to understand. नाउ कोई एक्सेप्शनल मार्क्स अगर सोचेगा कि सर मेरे को 350 लाने हैं, सर मेरे को 400 लाने हैं, नहीं, दैट्स चैलेंजिंग. सोशल साइंस है ना बेटा, दैट्स चैलेंजिंग. देखो सोशियोलॉजी में आपको कभी बहुत पुअर मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको डबल डिजिट मार्क्स आएंगे, ठीक है. बट सोशियोलॉजी में 350 जैसा एक्सेप्शनल मार्क्स जो कि शायद मैथ्स या फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में शायद आ सके, वैसा सोशियोलॉजी में नहीं आएगा. यस, 329 आया है सोशियोलॉजी में, 300 एवरी ईयर क्रॉस होता है, 260 to 280 स्टैंडर्ड अच्छे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उनकी मार्किंग ऑप्शन में वो भी रहती है, ठीक है. 300 हर ईयर बच्चों को 300 प्लस एंड उसके ऊपर आता है, 329 तक आ रखा है. बट एक्सेप्शनली आए कि सर मैं 500 में 350 या 400 ले आऊंगा, नहीं. सोशियोलॉजी जैसे पेपर में बेटा वो मतलब स्कोप नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज अनदर चैलेंज. एंड देन चॉइस ऑफ मटेरियल्स. देखो सोशियोलॉजी का स्ट्रेंथ मैंने जब आपको बताया था तो व्हाट डिड आई टेल यू, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स इज दैट सोशियोलॉजी में देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, अबंडेंस ऑफ मटेरियल्स, है ना, मैंने आपको बताया था. बट द चैलेंज ऑफ सोशियोलॉजी इज टू मेनी चॉइसेस. कई दफा होगा ना, आप देखे होगे लाइफ में, आप स्विगी पे जाते हो और उसका घंटों देखते रहते हो कि ऑर्डर क्या करें, या फिर आप अमेजॉन से कुछ खरीदना है या मिंत्रा से कुछ खरीदना है और चॉइसेस इतने कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लेना है. कई दफा लाइफ में ऐसा हो जाता है ना. सो बिकॉज देयर आर टू मेनी चॉइसेस, सर ये बुक पढ़ लूं, सर वो बुक पढ़ लूं, नहीं, हमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस को पढ़ना है, बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है अपने ओरिएंटेशन को, और उस लिमिटेड रिसोर्सेस से हमें मल्टीपल टाइम स्टडी करनी है. दैट इज बेटर, ठीक है. सो प्रेफर लिमिटेड रिसोर्सेस. बच्चे क्या कहते हैं, बहने लगते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज पढ़ने. आपको यहां पर प्रखंड विद्वान तो बनना नहीं है, ठीक है. आपको मास्टर्स नहीं करना बेटा, आपको सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनना है. यहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम अ गुड एग्जामिनी, and it is my responsibility as your faculty to ensure that you transform into a good examinee. That's going to be my focus, and therefore hence I would recommend you that you people should avoid getting into too many consumption of too much of content or too many books, because that will derail your preparation, because there is time dimension, there is burden and load of other subjects as well. ठीक है, you have to strategize in a manner where you should be able to crack the examination conducted by UPSC CSE. एक बार आप बन जाओ IAS, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ो अपने चॉइस का, ठीक है. सो दिस एट टाइम्स क्या होता है कि टू मेनी ऑफ कंटेंट, मैं बोलता हूं लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए. पढ़ो बहुत बार, बट लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल रिवीजन करो, उसको रिप्रोड्यूस करो, आंसर लिखो. बट जब बहुत ज्यादा हम लोग कंटेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट कैन ऑल्सो डीरेल योर प्रिपरेशन. सो दैट्स ऑल्सो अनदर चैलेंज. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस. सो ऑन आई ट्राई टू डीमिस्टिफाई that how you can have an idea, you'll have an idea why to choose sociology optional, and what are some of the challenges which you may come across. On basis of that, I have tried my best to explain you that what kind of decision as a student you have to take, or how you can move forward with respect to sociology optional. ठीक है, let's I hope that many of you will connect to me and you will join my upcoming courses. Let us connect, let us roll, and trust me, it is my responsibility, the onus lies on me to make your learning experience a memorable one. ठीक है, so based on these few dimensions which I have discussed right now, take your decisions and do well in the examination. Any optional that you choose, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये ऑप्शनल अच्छा है वो ऑप्शनल बुरा है. Any optional that you choose, it is the student who makes that optional successful. Remember this, सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, ठीक है, बट आपको क्या सूट करता है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका ओरिएंटेशन क्या है, कैसा आपका थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना. बेस्ड ऑन दैट टेक योर डिसीजंस. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.